अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं फ़िलासफ़ी के पास्ट पेपर 2018। हमारे पास पहला क्वेश्चन है, डिफाइन फ़िलासफ़ी एंड एक्सप्लेन इट्स मेन ब्रांचेस। फ़िलासफ़ी की जब हम आउटलाइन हमने डिस्कस किया था तो हमने कहा था कि एक ग्रीक वर्ड है फ़िलोसोफिया, ठीक है। तो फ़िलोसोफिया से निकला है। फ़िलोसोफिया को अगर हम ट्रांसलेट करें इंग्लिश में तो इट मीन्स लव ऑफ विजडम, ठीक है। इल्म से मोहब्बत, प्यार, इल्म से प्यार, ठीक है। तो फ़िलासफ़ी जो है इसको ये एक ऐसा इल्म है, एक ऐसी ब्रांच है नॉलेज की, एक ऐसी ब्रांच, इल्म की एक ऐसी ब्रांच जिसको हम ये कहते हैं कि ये इल्म का स्टार्ट है, ठीक है। इल्म किसी भी तरह का है वो फ़लसफ़े से शुरू होता है, ठीक है। तो इसको हम प्रेजेंट जो हमारा कंटेम्प्रेरी एरा है उसमें हम इस तरह डिफाइन करते हैं कि इट इज़ अ डिसिप्लिन दैट सीक्स अंडरस्टैंड फंडामेंटल क्वेश्चंस रिगार्डिंग एग्जिस्टेंस, नॉलेज, वैल्यूज़, रीजंस, माइंड एंड लैंग्वेज। यानी कि इंसान की एग्जिस्टेंस, ना सिर्फ इंसान की, यूनिवर्स की एग्जिस्टेंस, नॉलेज, वैल्यूज़, रीजंस, माइंड, लैंग्वेजेस, इस तरह के जो क्वेश्चंस हैं उसको एड्रेस करने के लिए हमारे पास जो डिसिप्लिन है वो है फ़िलासफ़ी। आम लफ्ज़ों में हम ये भी कह सकते हैं कि फ़िलासफ़ी उस इल्म को कहते हैं, उस जो हमारे पास डिसिप्लिन्स हैं उनको कहते हैं जिनकी अभी तक हम उन क्वेश्चंस को कहते हैं जिनके अभी तक हमारे पास साइंटिफिक जो एक्सप्लेनेशन है वो मौजूद नहीं है, ठीक है। इट इज़ सेड कि जब कोई भी चीज़ का सवाल का जवाब मिल जाता है तो वो साइंस में आ जाती है, और सवाल के जवाब मिलने से पहले जब तक वो सवाल के प्रोसेस में होती है तो वो फ़िलासफ़ी होती है, ठीक है। यानी हर वो कोई वो इसमें जो है ना वो सब्जेक्ट्स, अभी हम कंटेम्प्रेरी एरा की बात करें तो हम फ़िलासफ़ी के अंदर वो वाले टॉपिक स्टडी करते हैं जो कि कंक्रीट नहीं है, ठीक है, एब्स्ट्रैक्ट है। चूँकि हमारे पास एब्स्ट्रैक्ट थिंग्स की अभी उस तरह से साइंटिफिक एक्सप्लेनेशन मौजूद नहीं है तो हम उसको फ़िलासफ़ी के अंडर ही स्टडी करते हैं, ठीक है। फ़िलासफ़ी की मेन ब्रांचेस की बात करें तो हमने इसकी देखा था कि फ़िलासफ़ी की सेवरल ब्रांचेस हैं, उनमें से कुछ मेन ब्रांचेस जो है ना वो पहली है मेटाफिज़िक्स, ठीक है। मेटाफिज़िक्स इज द स्टडी ऑफ नेचर ऑफ रियलिटी, एग्जिस्टेंस एंड द फंडामेंटल स्ट्रक्चर ऑफ द वर्ल्ड। दुनिया का की रियलिटी, उसकी दुनिया की एग्जिस्टेंस, उसका फंडामेंटल स्ट्रक्चर क्या है, इसकी स्टडी, यानी द व्हाट इज़ द नेचर ऑफ बीइंग, व्हाट इज़ द नेचर ऑब्जेक्ट एंड ऑब्जेक्ट्स एंड देयर प्रॉपर्टीज़, व्हाट इज़ द रिलेशनशिप बिटवीन माइंड एंड बॉडीज़, do God exist, what is the aim of this universe, what is the aim of behind the world, behind the life। so ये सारी जो है ना ये मेटाफिज़िक्स का हिस्सा है, ठीक है। इसकी सब फील्ड्स के अंदर एक ऑन्टोलॉजी है और एक कॉस्मोलॉजी है। ऑन्टोलॉजी इज़ द स्टडी ऑफ बीइंग एंड एग्जिस्टेंस है, और कॉस्मोलॉजी द स्टडी ऑफ ओरिजिन एंड स्ट्रक्चर ऑफ द यूनिवर्स, दुनिया का स्ट्रक्चर और ओरिजिन की स्टडी है, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास इसकी सेकंड ब्रांच है एपिस्टीमोलॉजी। एपिस्टीमोलॉजी जो है इसको हम डिफाइन करें तो इट्स स्टडी ऑफ नॉलेज है, इट्स नॉलेज की नेचर, सोर्सेज, लिमिटेशंस एंड वैलिडिटी, हाउ वी गेट नॉलेज, व्हाट इज़ नॉलेज, ठीक है, हाउ जस्टिफाई, व्हाट जस्टिफाइज बिलीव्स, बिलीव्स की जस्टिफिकेशन क्या है। ये सारे टॉपिक्स, यानी वो टॉपिक्स जो नॉलेज के इर्द गिर्द अराउंड करते हैं, नॉलेज के गिर्द गिर्द घूमते हैं, वो जो है वो एपिस्टीमोलॉजी का हिस्सा है, ठीक है। इसके सब फील्ड्स में एक थेरीज ऑफ ट्रूथ है, ये जो है इसको हम प्रैग्मेटिक थेरी भी कहते हैं, ठीक है। एक स्केप्टिसिज्म है, ये है द क्वेश्चनिंग ऑफ द पॉसिबिलिटी ऑफ सर्टेन अबाउट एब्सोल्यूट नॉलेज। एब्सोल्यूट नॉलेज के हवाले से जो क्वेश्चन की पॉसिबिलिटी है उसको जब हम एड्रेस करते हैं तो हम कहते हैं ये स्केप्टिसिज्म है, ठीक है। थर्ड ब्रांच है एथिक्स। एथिक इज़ द स्टडी ऑफ मॉरल प्रिंसिपल एंड वैल्यूज़, ठीक है। वो मॉरल प्रिंसिपल एंड वैल्यूज़ जो ह्यूमन बिहेवियर को गवर्न करती हैं, हम कहते हैं ये एथिक्स के अंदर इनको हम स्टडी करेंगे, ठीक है। इसके मेन क्वेश्चन में जो आता है व्हाट इज़ राइट एंड रॉन्ग, व्हाट इज़ द नेचर ऑफ गुड लाइफ, ठीक है, एज मॉरल वैल्यूज़ यूनिवर्सल और कल्चरली रिलेटिव हैं, व्हाट इज़ द बेसिस ऑफ मॉरल जजमेंट, ठीक है। अब इसमें एथिक्स में ये चीज़ें आती हैं। इसके सब फील्ड्स के अंदर जो है ना वो नॉर्मेटिव एथिक्स है, द स्टडी ऑफ मॉरल स्टैंडर्ड्स एंड प्रिंसिपल्स, ठीक है, मॉरल प्रिंसिपल्स एंड स्टैंडर्ड्स की। मेटा एथिक्स एंड द स्टडी ऑफ द नेचर ऑफ मॉरल जजमेंट्स, और अप्लाइड एथिक्स है द एप्लीकेशंस ऑफ एथिकल प्रिंसिपल्स टू द रियल वर्ल्ड इशूज़, ठीक है, जैसे बिजनेस वगैरह में आप उसको अप्लाई करो। फोर्थ ब्रांच हमारे पास है लॉजिक। लॉजिक इज द स्टडी ऑफ रीजनिंग, आर्गुमेंटेशन एंड द प्रिंसिपल्स ऑफ वैलिड इन्फेरेंस। लॉजिक जो है ये रीजनिंग की स्टडी है, आर्गुमेंटेशन की स्टडी है और वैलिड इंटरफेरेंस की स्टडी है।
इट प्रोवाइड्स टू इसके जो बेसिक क्वेश्चन हैं जस्ट लाइक हाउ टू व्हाट कॉन्स्टिट्यूट अ वैलिड आर्गूमेंट, हाउ डू वी डिस्टिंग्विश बिटवीन साउंड रीजनिंग एंड फॉल्सीज, व्हाट आर प्रिंसिपल्स ऑफ डिडक्टिव एंड डिडक्टिव रीजनिंग। ठीक है, इसमें ये सारी चीज़ें आती हैं। रीजनिंग से रिलेटेड, रीजनिंग के इर्द गिर्द जो भी आपके क्वेश्चंस घूमेंगे उसको एड्रेस करने के लिए लॉजिक को ही स्टडी किया जाएगा। ठीक है, इसकी सब फील्ड्स के अंदर फॉर्मल लॉजिक है, द स्टडी ऑफ इंटरफ्रेंस विद फॉर्मल सिस्टम्स, और एक हमारे पास इनफॉर्मल लॉजिक है जो कि नेचुरल आर्गूमेंट्स के ऊपर बेस करता है। ठीक है, फिफ्थ हमारे पास इसकी ब्रांच है एस्थेटिक्स। एस्थेटिक्स जो है इट्स रिलेटेड अबाउट द स्टडी ऑफ ब्यूटी, आर्ट, टेस्ट। ठीक है, ये द नेचर ऑफ आर्टिस्टिक एक्सप्रेशंस, द एक्सपीरियंस ऑफ ब्यूटी एंड द वैल्यू ऑफ आर्ट, इस तरह की चीज़ों को एड्रेस करता है। ठीक है, इसकी सब फील्ड्स के अंदर फिलॉसफी ऑफ आर्ट है और क्रिटिसिज्म है। ठीक है, नेक्स्ट हमारे पास है पॉलिटिकल फिलॉसफी। पॉलिटिकल फिलॉसफी द स्टडी ऑफ गवर्नमेंट, जस्टिस, राइट्स एंड द रिलेशनशिप बिटवीन इंडिविजुअल्स एंड सोसाइटीज़ की। इंडिविजुअल सोसाइटीज़ के अंदर, गवर्नमेंट्स सोसाइटी के अंदर मौजूद ह्यूमन राइट्स, जस्टिस, इस तरह की जो चीज़ों की स्टडी है वो पॉलिटिकल फिलॉसफी में आती है। ठीक है, तो ये हमारे पास पहला क्वेश्चन था जिसमें हमने फिलॉसफी की डेफिनेशन देखी और फिलॉसफी की जो है वो ब्रांचेस के ऊपर बात की। नेक्स्ट क्वेश्चन है डिस्कस की पॉइंट्स ऑफ पॉपर्स फैलिबिलिज्म। कार्ल पॉपर, ठीक है, कार्ल पॉपर जो प्रोमिनेंट फिलासफर ऑफ साइंस, इसको हम जो है ना क्रिटिकल अप्रोच, इसकी जो फिलासफी ऑफ साइंस के हवाले से जाना जाता है। ठीक है, और फैलिबिलिज्म के हवाले से, फैलिबिलिज्म इज द व्यू दैट ऑल नॉलेज इज प्रोविजनल एंड सब्जेक्ट टू रिवीजन और रेफ्यूटेशन। वो कहते हैं कि सारे का सारा नॉलेज जो है ना वो प्रोविजन है और ये एक्चुअली या तो किसी भी चीज़ की रिवीजन है या रेफ्यूटेशन है, यानी अपोजिशन है। ठीक है, इसके मेन पॉइंट्स अगर हम देखें तो पहला है द नेचर ऑफ साइंटिफिक नॉलेज। वो ये आर्ग्यू करता है कि साइंटिफिक नॉलेज जो है ये एब्सोल्यूट नहीं है, ये प्रोविजनल है, यानी कि अभी चल रहा है। इट्स मीन द साइंटिफिक थ्योरीज आर ऑलवेज ओपन टू क्रिटिसिज्म, उनको हमेशा कभी भी क्रिटिसाइज किया जा सकता है एविडेंसेस और ऑब्जर्वेशंस की बेस पे। ठीक है, अभी हमारे पास जो साइंटिफिक साइंस का ट्रेडिशनल रिव्यू है ना वो ये कहता है कि डेफिनेट ट्रुथ्स होते हैं साइंस के अंदर, लेकिन फैलिबिलिज्म ये कहता है कि साइंस के अंदर डेफिनेट ट्रुथ्स नहीं होते। जिस तरह दूसरे नॉलेजेस जो है वो ट्रुथ्स को ढूंढ रहे हैं, उनके अंदर इन्फिनिट चीज़ें हैं, इसी तरह साइंस है। ठीक है, यानी फॉल्सिबिलिटी जो होती है ना, फॉल्सिबिलिटी का लफ्ज़ी मतलब है गलती का मौजूद होना। ठीक है, गलती के जो इम्कानात होना, तो वो ये कहता है कि उसमें गलती के इम्कानात है। नेक्स्ट हमारे पास का पॉइंट है फॉल्सिबिलिटी एज अ क्राइटेरियन ऑफ demarcation. One Popper's most significant contribution to philosophy is the science of his criterion of falsibility. According to Popper, for a theory to be considered scientific, it must be falsifiable. वो कहते हैं कि कोई भी theory उस वक्त तक scientific theory नहीं हो सकती जब तक उसके अंदर फॉल्सिबिलिटी का ऑप्शन मौजूद ना हो, जब तक उसको गलत साबित करने का इम्कानात मौजूद ना हो, जब तक उसको क्रिटिसिज्म करने का हमारे पास जो है वो मौजूद ना हो, हम उसको क्रिटिसाइज़ नहीं कर सकते, तो वो साइंटिफिक थ्योरी नहीं हो सकती। ठीक है, वो रिलीजियस थेरीज या फिलोसफिकल थेरीज होती हैं जिनको आप जो वैल्यूज़ या एथिक्स के ऊपर बेस करती हैं, उनको फॉल्सिबिलिटी, उनके अंदर फॉल्सिबिलिटी का जो है ना वो नहीं होता, ऑप्शन नहीं होता, साइंस के अंदर होना चाहिए। नेक्स्ट हमारे पास है कंजेक्चर्स एंड रिफ्यूटेशंस। पॉपर प्रपोज दैट द साइंटिफिक प्रोसेस अकर थ्रू अ साइकिल ऑफ कंजेक्चर्स एंड रिफ्यूटेशंस। साइंटिस्ट प्रपोज बोल्ड हाइपोथेसिस एंड देन सब्जेक्ट देम टू रिगरस टेस्टिंग। वो कहता है कि साइंस जो है ना वो कंजेक्चर्स और रिफ्यूटेशन का प्रोसेस है, यानी कि एक बोल्ड हाइपोथेसिस बनाए जाएं। कंजेक्चर्स होते हैं ओपन माइंडेड, तो ओपन माइंडेड हाइपोथेसिस बनाया जाए और फिर उसको जो है ना रिगरस टेस्टिंग के जरिए टेस्ट किया जाए और उसमें यह भी इम्कान रखा जाए कि वो गलत भी हो सकता है। ठीक है, यानी किसी भी चीज़ को शुरू करने से पहले आप उसको पहले फिक्स ना कर दें कि ऐसा होगा। नेक्स्ट उसका है हमारे पास पॉइंट द प्रॉब्लम ऑफ इंडक्शन। Popper rejected the traditional inductive approach to scientific reasoning, which suggests that the generalization can be derived from specific observation. He argued that the introduction does not provide a rational justification for scientific theories.
जो हमारे पास ट्रेडिशनल साइंस के अंदर इंडक्टिव मेथड है ना, साइंस ज़्यादातर इंडक्टिव मेथड्स को ही मानती है, यानी कि वो क्या करती है कि जनरलाइजेशन करती है, स्पेसिफिक ऑब्जर्वेशंस को लेकर जनरलाइजेशन करती है। जो है ना पॉपर, वो इसको रिजेक्ट करता है, वो कहता है ये एक गलत तरीका है साइंस को स्टडी करने का, इट्स नॉट अ रैशनल जस्टिफिकेशन। वो बल्कि वो ये कहता है कि वी कैन नॉट लॉजिकली इंटरफेयर, वो कहता है कि फिनिट ऑब्जर्वेशन से, एक मखसूस स्पेसिफिक ऑब्जर्वेशन से आप पूरे यूनिवर्स को स्टडी नहीं कर सकते, इसलिए साइंस को चाहिए वो कंजेक्चर्स और फॉल्सिफिकेशन के प्रिंसिपल पे चलिए। ठीक है, नेक्स्ट उसका हमारे पास कॉन्सेप्ट है एपिस्टेमिक ह्यूमिलिटी। फॉल्सिबिलिज्म embodies a spirit of epistemic humility. It acknowledges that our beliefs and theories may be wrong. वो कहता है कि हमें ये मानना चाहिए, एपिस्टेमिक ह्यूमिलिटी का ये मतलब है कि हमारे बिलीव्स जो है वो गलत भी हो सकते हैं, और ये कि जो नॉलेज है इनहेरेंटली टेंटेटिव कभी भी नहीं होता। ठीक है, ह्यूमिलिटी इंकरेज ओपननेस टू न्यू एविडेंसेस, यानी कि हमें ये मानना चाहिए कोई भी इल्म जब हम हासिल करते हैं, कोई भी नॉलेज, वो साइंटिफिक हो नॉन साइंटिफिक हो, हमें ये मान के चलना चाहिए कि वो गलत भी, हमारी इन्फॉर्मेशन गलत भी हो सकती है, और हमें हमेशा से न्यू एविडेंस के लिए ओपननेस शो करनी चाहिए। ठीक है, नेक्स्ट हमारे पास है प्रैग्मेटिक इम्प्लीकेशंस। द इम्प्लीकेशन, अब हम ना इसकी इम्प्लीकेशंस की बात करती हैं। इस साइंस के बहुत से एरियाज जस्ट लाइक एथिक्स, पॉलिटिक्स, फिलासफी, इसके अंदर पॉपर की थ्योरी की बहुत ज़्यादा इम्प्लीकेशंस हमें देखने को मिलती है। बिलीव दैट एन अवेयरनेस ऑफ फॉल्सिबिलिटी इंक्रीज द मोर टॉलरेंट एंड ओपन माइंड सोसाइटी। वो कहता है कि फॉल्सिबिलिटी को अगर की अवेयरनेस हो लोगों में, यानी ना सिर्फ ये कि जो पढ़े लिखे लोग हैं, जो आपके मेंटोर्स हैं, फिलोसफर्स हैं, साइंटिस्ट्स हैं, उनके अलावा अगर कॉमन पीपल, कॉमन मैन में भी अगर फॉल्सिबिलिटी की अवेयरनेस हो तो एक ज़्यादा टॉलरेंट और ओपन माइंडेड सोसाइटी को बिल्ड किया जा सकता है। ठीक है, नेक्स्ट हमारे पास उसका एक कॉन्सेप्ट है फॉलिबिलिज्म एंड द ग्रोथ ऑफ नॉलेज। पॉपर आर्ग्यूड दैट द एक्नॉलेजमेंट ऑफ फॉलिबिलिटी इज एसेंशियल फॉर द ग्रोथ ऑफ नॉलेज। वो कहता है कि नॉलेज की ग्रोथ फॉल्सिबिलिटी के प्रिंसिपल के बगैर हो ही नहीं सकती। अगर साइंटिस्ट थिंकर्स ये सोचें कि जो मैंने कह दिया वही ठीक है, तो वो उनका जो नॉलेज है वो लिमिट हो जाता है, लिमिटेशंस आ जाती हैं। ठीक है, वो मज़ीद नॉलेज जो है वो ग्रो नहीं कर सकता, ठीक है, स्टॉप हो जाता है। तो हमारे पास जो है जैसे रिलीजियस नॉलेजेस होती हैं, वो जो है ना उनके अंदर फॉल्सिबिलिटी का जो है ना वो इशू नहीं होता। सो वो नॉलेजेस जो मैं रिलीजियस नॉलेज की जगह बात कर लेती हूँ रिलीजियस वैल्यूज़ की, उसके अंदर फॉल्सिबिलिटी का ऑप्शन नहीं होता। ठीक है, तो वो जो है ना मज़ीद ग्रो नहीं करती, वो जैसे आपको दिए गए हैं अपने वैसे ही उन वैल्यूज़ को जो है ना वो अप्लाई करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, वर्क आउट द वीकनेस एंड स्ट्रेंथ्स ऑफ डिडक्टिव मेथड की स्ट्रेंथ्स और जो वीकनेसेस हैं उसको बताएं। पहले डिडक्टिव मेथड को देख लेते हैं। ये ड्राइविंग अ स्पेसिफिक कंक्लूजन फ्रॉम जनरल प्रिंसिपल्स, जनरल प्रिंसिपल्स या प्रेमिसेस को ढूंढ के उसमें से स्पेसिफिक कंक्लूजन्स निकालते हैं, उसको हम कहते हैं कि ये डिडक्टिव मेथड। इसकी स्ट्रेंथ्स की बात करें तो ये क्लैरिटी एंड प्रिसीजन है एक इसका फ़ायदा। By starting with clearly defined premises, conclusions follow logical and जब आप किसी भी क्लियर एक इंडक्टिव मेथड तो ये है ना कि जनरलाइजेशन होती है, तो ओवरऑल आप एक चीज़ को फिर एक छोटे हिस्से पे अप्लाई करते हो। यहाँ पे स्पेसिफिक ऑब्जर्वेशन जब आप लेते हो तो ये एक क्लियर ऑब्जर्वेशन होती है, ये क्लियर प्रोसेस होता है, एक क्लियर पीस ऑफ इंफॉर्मेशन होती है जिसको आप स्पेसिफिक उसके जनरल इश्यूज़ के ऊपर अप्लाई कर सकते हो। ठीक है, नेक्स्ट हमारे पास है सर्टेनिटी ऑफ कंक्लूजन्स। इट प्रेमिसेस आर ट्रू, अगर तो प्रेमिसेस ट्रू होंगे और रीज़न वैलिड होगी तो कंक्लूजन, इससे निकले वाले कंक्लूजन को मस्टली ट्रू होना चाहिए। ठीक है, फिर इसकी हम थर्ड इसका देखें स्ट्रेंथ, तो वो है लॉजिक स्ट्रक्चर। डिडक्टिव रीजनिंग है ना फॉर्मल स्ट्रक्चर है इसका। ठीक है, लॉजिकल फ्रेमवर्क है कि सिस्टमैटिक एक्सप्लोरेशन है कि आप एक चीज़ देखते हो तो उसको आप जनरली अप्लाई कर सकते हो। ठीक है, थेरीज एंड आर्गूमेंट्स के अंदर जो है ना ये एक लॉजिकल होती है, लॉजिकल एक्सप्लेनेशन हो सकती है। फोर्थ हम दे सकते हैं जनरलिटी ऑफ थेरीज। ये जो है ना डिडक्टिव मेथड, ये ब्रॉड थेरीज को जन्म देता है। ठीक है, स्पेसिफिक प्रेमिसेस से एक ब्रॉड थेरीज को लेके आता है, बड़ी थेरीज को, जिसको आप नंबर ऑफ फैक्ट्स के ऊपर, नंबर ऑफ जो यूनिवर्स का पार्ट है उसके ऊपर आप इम्प्लाई कर सकते हो।
ठीक है। और जनरलाइजेशन है ये हमेशा डेवलपिंग जो थे न्यू थ्योरेटिकल फ्रेमवर्क उसको डेवलप करने में हेल्प करती है। ठीक है। नेक्स्ट है रिडक्शन ऑफ अनसर्टेनिटी। इसमें अनसर्टेनिटी का ऑप्शन बहुत कम होता है, क्योंकि जब आप स्पेसिफिक प्रेमिसेस को लेकर चलते हो तो इट्स मीन कि वो जो आप थोड़ी देर के लिए थोड़ी एक स्पेसिफिक चीज़ को स्टडी कर रहे हो, देयर आर मोर देन चांसेस वो सब के अंदर जो है ना वो सेम हो सकता है। ठीक है। तो इसके अंदर ना अनसर्टेनिटी का ऑप्शन कम होता है। थर्ड नेक्स्ट जो हमारे पास लास्ट इसकी स्ट्रेंथ है वो है फैसिलिटेट्स मैथमेटिकल प्रूफ्स। अब जो डिडक्टिव मेथड्स है ना, तो आप एक स्पेसिफिक चीज़ को स्टडी करते हो, जब आपके पास लार्ज नंबर ऑफ सैम्पल्स नहीं होते तो उसको मैथमेटिकली स्टडी करना आसान होता है। इसलिए जो डिडक्टिव मेथड है इसको हमेशा स्ट्रॉन्ग मैथमेटिकल प्रूफ्स का सहारा होता है। ठीक है। नेक्स्ट इसकी हम वीकनेसेस को देखते हैं। डिपेंडेंस ऑन प्रेमिसेस। द डिडक्टिव मेथड इज हैवीली रिलायंट ऑन द ट्रूथ ऑफ इट्स प्रेमिसेस। जो प्रेमिसेस बना रही है ये टोटली उसी के ऊपर जो है ना वो रिलायंट करता है। अगर कोई जो प्रेमिसेस हैं वो फॉल्स या क्वेश्चनेबल साबित हो जाए तो जो कंक्लूजन है फिर वो भी क्वेश्चनेबल होंगे। ठीक है, वो भी फ्लॉड हो सकते हैं। लिमिटेड टू फॉर्मल लॉजिक, ये इसमें जो है ना फॉर्मल, ये सिर्फ फॉर्मल नेचर को स्टडी कर सकता है। ठीक है, फॉर्मल नेचर को ही ये लॉजिक दे सकता है। इट कैंट एड्रेस द क्वेश्चंस और प्रॉब्लम्स दैट डू नॉट फिट नियरली टू द लॉजिकल फ्रेमवर्क। ठीक है, फॉर एग्जांपल सॉल्व के क्वेश्चन को ये नहीं दे सकता, एड्रेस नहीं कर सकता। नेक्स्ट हमारे पास है लेक ऑफ एम्पिरिकल टेस्टिंग। इस डिडक्टिविज्म डज नॉट इनहेरिट इन्वॉल्व एम्पिरिकल टेस्टिंग में ये और ऑब्जर्वेशन इसमें नहीं होती। बट इन कैन प्रोड्यूस लॉजिकली वैलिड कंक्लूजन्स। दिस कंक्लूजन में नॉट नेसेसरी रिफ्लेक्ट रियलिटी। ये जो कंक्लूजन इसमें निकलते हैं जब आप एक स्पेसिफिक चीज़ को स्टडी करके पूरे एक लार्जर एरिया पे इसको अप्लाई करते हो तो मे भी ये रियलिटी इस तरह से ना हो, रियलिटी थोड़ा वो चेंज हो। ठीक है, प्रैक्टिकल सिनेरियोज के अंदर। फोर्थ इसकी जो वीकनेस है वो है रिजिडिटी। द डिडक्टिव मेथड कैन बी रिजिड इन अप्रोच। ये अप्रोच में हमेशा रिजिड होता है, एज इट डज नॉट रियडली कंपोनेट न्यू एविडेंसेस। इसमें न्यू एविडेंसेस को शामिल करना बहुत मुश्किल होता है, रिजिड होता है ये। नेक्स्ट हमारे पास है पोटेंशियल फॉर ओवर जनरलाइजेशन। इसमें ना इसके ऊपर बहुत बड़ा क्रिटिसिज्म है कि ये ओवर जनरलाइजेशन है। आप एक स्पेसिफिक चीज़ को स्टडी करके उसको पूरे सैंपल के ऊपर स्टडी अप्लाई नहीं कर सकते, क्योंकि मे बी देयर आर सम डिफरेंसेस। ठीक है, और नेक्स्ट हमारे पास लास्ट इसकी जो वीकनेस है वो है नेग्लेक्ट ऑफ कॉन्टेक्चुअल फैक्टर्स। द डिडक्टिव मेथड ऑफन फोकसेस ऑन एब्स्ट्रैक्ट प्रिंसिपल्स के ऊपर ये ज़्यादातर फोकस करता है, और कुछ कॉन्टेक्स्ट जस्ट लाइक हिस्ट्री एंड इंडिविजुअल सर्कमस्टेंसेस को ये निगलेक्ट कर देता है। तो ये हमारे पास डिडक्टिव रीजनिंग के हवाले से, डिडक्टिव मेथड के हवाले से क्वेश्चन था, जिसमें हमने उसकी जो है स्ट्रेंथ्स एंड वीकनेसेस को देखा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास डिस्कस बार्कले क्रिटिक ऑफ लॉक्स रिप्रेजेंटेटिव रियलिज्म। जॉर्ज बार्कले ये एक आयरिश फिलासफर था, इट्स वेल नोन फॉर द क्रिटिक ऑफ जॉन लॉक्स थ्योरी। ये जॉन लॉक की रिप्रेजेंटेटिव रियलिज्म का सबसे बड़ा क्रिटिक है। ठीक है, इसकी हम थ्योरी को हम देखते हैं तो इसमें कुछ पॉइंट्स हैं इसको समझने के लिए। अंडरस्टैंडिंग द लॉक्स, पहले जो है ना इसको समझने के लिए हमें लॉक की रिप्रेजेंटेटिव रियलिज्म को समझना पड़ेगा। लॉक की रिप्रेजेंटेटिव रियलिज्म ना वही था जो वो कहता था कि नॉलेज ऑफ द वर्ल्ड जो है वो जितना भी नॉलेज है हमारे पास वो हमारे सेंसरी एक्सपीरियंसेस से आता है। ही सेड के ह्यूमन माइंड जो है वो एक ब्लैंक स्लेट होता है। जब कोई भी ऑर्गेनिज्म पैदा होता है तो उसका माइंड ब्लैंक स्लेट होता है। जितना भी नॉलेज है वो उसको सेंसरी एक्सपीरियंसेस के ज़रिए ही मिलता है। ठीक है, सेंसरी एक्सपीरियंसेस होती हैं आइडियाज़, और फिर माइंड के अंदर आइडियाज़ बनते हैं। ठीक है, तो बार्कलेज क्रिटिक हम देखते हैं बार्कलेज के ऊपर कैसे क्रिटिक करता है। रिजेक्शन ऑफ मटीरियल सब्सटेंसेस, वो इसमें इमिटेरियलिज्म है। बार्कलेज आर्ग्यूज अगेंस्ट द एग्जिस्टेंस ऑफ मटीरियल सब्सटेंसेस। ही पॉइंट्स दैट द ऑब्जेक्ट्स डू नॉट एग्जिस्ट इंडिपेंडेंटली ऑफ परसेप्शन। वो कहता है कि सिर्फ सेंसरी एक्सपीरियंस के ऊपर आप किसी भी नॉलेज को एक्सप्लेन नहीं कर सकते हो। उसकी वजह यह है कि ह्यूमन नॉलेज, ह्यूमन एग्जिस्टेंस जो है वो परसेप्शन और माइंड से इंडिपेंडेंट नहीं है। ठीक है, वो उसके ऊपर रिलाई करती है। फिर ये क्रिटिसिज्म ऑफ आइडियाज़ एज रिप्रेजेंटेशन। फिर ये जो लॉक का है रिप्रेजेंटेशन का आइडिया जो कि आइडियाज़ जो है वो मेंटल रिप्रेजेंटेशंस होती हैं, उसके ऊपर जो है ना ये क्रिटिक करता है। ही सेड कि इफ़ द आइडियाज़ आर मेयर रिप्रेजेंटेशन ऑफ एक्सटर्नल ऑब्जेक्ट, इट रेजेस द क्वेश्चन ऑफ हाउ वी कैन नाउ दिस रिप्रेजेंटेशन कॉरस्पॉन्ड टू एनीथिंग आउटसाइड आवर माइंड। यानी कि वो एक, अगर हम एक चीज़ को ऑब्जर्व करते हैं, उसका एक सेंसरी एक्सपीरियंस लेते हैं
एक मेयर सा आइडिया हमारे जो माइंड में कंस्ट्रक्ट हो जाता है। तो हाउ वी कैन रिप्रेजेंट अदर देन आउटसाइड द माइंड, हम जो उसी चीज़ों को कैसे परसीव कर सकते हैं फिर उसकी बेस पे, यानी उससे मिलती जुलती दूसरी चीज़ों को हम कैसे फिर परसीव, अगर परसेप्शन नहीं है, यानी कि अगर परसेप्शन नहीं है सिर्फ सेंसरी एक्सपीरियंस है, तो हम जो है ना कैसे एक चीज़ को दूसरी चीज़ के साथ रिलेट कर लेते हैं। ठीक है, और इसके बाद जो है वो एक और क्रिटिसिज्म इसी हवाले से करता है, इनसेसिबिलिटी ऑफ द एक्सटर्नल वर्ल्ड। बार्कले आर्ग्यूज दैट वी कैन नॉट हैव एनी डायरेक्ट नॉलेज ऑफ एक्सटर्नल वर्ल्ड इंडिपेंडेंट ऑफ परसेप्शन। जैसे हमने एग्जांपल दी, वो कहता है कि परसेप्शन के बगैर सिर्फ सेंसरी एक्सपीरियंस, देखिए परसेप्शन जो है ना वो होती है एक ना मतलब के माइंड से रिलेटेड है, और सेंसरी एक्सपीरियंस जो है ना वो बॉडी से रिलेटेड है, वो फिजिकल है, वो माइंड से रिलेटेड है। ठीक है, तो वो कहता है परसेप्शन के बगैर आप दुनिया का नॉलेज हासिल ही नहीं कर सकते। ठीक है, नेक्स्ट इसके ऊपर जो बार्कले जो लॉ के ऊपर करता है क्रिटिसिज्म, वो कहता है द रोल ऑफ गॉड इन परसेप्शन, डिवाइन परसेप्शन। बार्कले इंट्रोड्यूस द आइडिया दैट गॉड प्लेज अ क्रूशियल रोल इन मेंटेनिंग द एग्जिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट्स व्हेन दे आर नॉट बीइंग परसीव्ड बाय ह्यूमन। कहते जब इंसान जो किसी भी चीज़ को परसीव नहीं कर सकते, कोई भी आइडिया हो, कुछ भी हो, तो गॉड उनको हेल्प करता है। ठीक है, इस तरह से वो फिलॉसफी के अंदर डिवाइन परसेप्शन के कॉन्सेप्ट को इंट्रोड्यूस करवाते हैं। अच्छा, नेक्स्ट है इसका टॉपिक हमारे पास काउंटरैक्टिंग स्केप्टिसिज्म। वो कहता है कि गॉड परसीव्स ऑल थिंग्स। बार्कले एम्स टू एलिमिनेट स्केप्टिसिज्म अबाउट द एग्जिस्टेंस ऑफ द एन एक्सटर्नल वर्ल्ड। He maintains that the continuous perception of God guarantees the stability and consistency of the world we experience. वो ये कहता है कि जो गॉड की है स्टेबिलिटी, वो इस चीज़ के ऊपर बेस करती है, वो हमें ये चीज़ यानी काउंटर करवाती है कि हम दुनिया को कैसे एक्सपीरियंस करते हैं। नेक्स्ट इसका जो है क्रिटिसिज्म, वो है चैलेंज टू डुअलिज्म। ठीक है, बार्कले जो है वो डुअलिज्म पे यकीन नहीं रखता। वो कहता है कि प्राइमरी और सेकेंडरी क्वालिटीज़ जो लॉक ने प्रेजेंट की थी वो उसको अपोज करता है। वो कहता है कि सारी की सारी जो क्वालिटीज़ हैं वो परसेप्शन पे ही बेस करती हैं, ना तो कोई प्राइमरी क्वालिटीज़ है ना ही कोई सेकेंडरी क्वालिटीज़। अच्छा, अगला क्वेश्चन देखें, आपके पास आपकी बुक में है क्रिटिकल इवैल्यूएट्स द रोल्स नोशन ऑफ ओरिजिनल पोजीशन। ये आपके पेपर का क्वेश्चन नंबर 6 है। ठीक है, इसमें जॉन रॉल्स है प्रोमिनेंट ये एक अमेरिकन पॉलिटिकल फिलोसफर था। इसकी बुक है अ थ्योरी ऑफ जस्टिस 1971। ठीक है, ये जो इसका कॉन्सेप्ट है ना वो है ओरिजिनल पोजीशन का। ठीक है, इसके कॉन्सेप्ट को समझने के लिए हमारे पास कुछ पॉइंट्स हैं, जस्ट लाइक अंडरस्टैंडिंग ऑफ द ओरिजिनल पोजीशन। ठीक है, यहाँ पे जो ओरिजिनल पोजीशन है ना उसको हम करेक्टराइज कर सकते हैं व्हील ऑफ इग्नोरेंस पे। द ओरिजिनल पोजीशन इज करेक्टराइज बाय द व्हील ऑफ इग्नोरेंस, अ हाइपोथेटिकल सिचुएशन वेयर इंडिविजुअल्स आर स्ट्रिप्ड ऑफ ऑल नॉलेज रिगार्डिंग देयर पर्सनल करेक्टरिस्टिक्स। वो कहते हैं कि अपनी पर्सनल करेक्टरिस्टिक्स के ऊपर ही जो है ना इंडिविजुअल्स वो नॉलेज को स्ट्रिप करते हैं। ये एक्चुअली ना एक हाइपोथेटिकल सिचुएशन है, यानी कि अब इसको आप अगर रियलिटी में ढूंढने निकले तो ये बहुत कम मिलती है। ठीक है, फिर इसका एक और पॉइंट रैशनल चॉइस आता है। वो कहता है इन दिस सिनेरियो इंडिविजुअल्स आर रैशनल एजेंट्स टास्क्ड विद द डिटरमाइनिंग द बेसिक नेचर स्ट्रक्चर ऑफ सोसाइटी। वो कहता है कि इसमें इंडिविजुअल जो हैं वो रैशनल एजेंट्स होते हैं। रैशनल एजेंट्स का मतलब होता है रीजनिंग के ज़रिए चलने वाले। ठीक है, रीजनिंग के जरिए चलते हैं और इसी तरह से वो सोसाइटी के स्ट्रक्चर को डिटरमाइन करते हैं। ठीक है, नेक्स्ट उसका है प्रिंसिपल्स ऑफ जस्टिस। प्रिंसिपल रॉल्स आर्ग्यूज दैट द रैशनल इंडिविजुअल्स इन द ओरिजिनल पोजीशन वुड चूज 2 प्रिंसिपल्स ऑफ जस्टिस। वो कहते हैं कि इसमें हमेशा जो रैशनल इंडिविजुअल्स जो सोसाइटी में होते हैं वो 2 प्रिंसिपल्स को चूज़ करते हैं, या तो वो इक्वल लिबर्टी के प्रिंसिपल पे चलते हैं या फिर वो डिफरेंस प्रिंसिपल पे चलते हैं। ठीक है, थर्ड नेक्स्ट हमारे पास है स्ट्रेंथ। ओरिजिनल पोजीशन की जो थ्योरी है इसकी स्ट्रेंथ्स क्या है? इम्पार्शियलिटी एंड फेयरनेस। इम्पार्शियलिटी को ये प्रमोट करता है, फेयरनेस को प्रमोट करता है, यानी कि जो इंडिविजुअल्स हैं उनकी पर्सनल सर्कमस्टेंसेस नहीं होते। ये डेवलपमेंट प्रिंसिपल जो ये देता है वो सोसाइटी के तमाम मेंबर्स के ऊपर ना फेयरली और जस्ट तरीके से अप्लाई होता है। ठीक है, नेक्स्ट इसका फाउंडेशन ऑफ जस्टिस है। रॉल जो है उसको कहा जाता है कि उन थेरिस्ट में से एक है जिसने थ्योरी ऑफ जस्टिस की बुनियाद रखी थी।
ठीक है, वेस्टर्न फिलॉसफी के अंदर। इस्लामिक फिलॉसफी में तो नहीं ना, इस्लामिक फिलॉसफी तो वैसे ही जस्टिस के ऊपर बेस करती है। नेक्स्ट है इसका एम्फेसिस ऑन द लास्ट एडवांटेजेस। द डिफरेंस प्रिंसिपल हाईलाइट्स रोल्स कमिटमेंट टू सोशल जस्टिस। ये सोशल जस्टिस के बारे में एम्फेसाइज इन द इम्पोर्टेंस ऑफ बेनिफिटिंग द लीस्ट एडवांटेजेस। वो कहता है कि ज़्यादा से ज़्यादा एडवांटेज जो है उसको ये एम्फेसाइज करता है सोसाइटी के अंदर, सोशल सर्कमस्टेंसेस के अंदर, यानी यहाँ पे से कह लो कि सोशल वेलफेयर को प्रमोट करता है। इसका है नॉर्मेटिव आइडियल। Original position serves as a normative ideal allowing societies to evaluate their principles and institutions against a standard or fairness। वो कहता है कि हमारे पास जितने भी प्रिंसिपल्स एंड इंस्टीट्यूशंस हैं सोसाइटी के अंदर काम करते हैं उसको हम स्टैंडर्ड ऑफ फेयरनेस के ज़रिए ही यानी ये स्टैंडर्ड ऑफ फेयरनेस जो है ना इसका एक नॉर्मेटिव आइडियल है, उसी के ऊपर वो इसको स्टडी करता है। इसकी हम वीकनेसेस की बात करें ना ओरिजिनल पोजीशन की थ्योरी की, उसके ऊपर जो क्रिटिसिज्म है, सबसे पहला तो ये कि अजम्पशन ऑफ रियलिटी है, यानी कि जिस हद तक वो कहता है ना कि इंडिविजुअल्स रैशनल एजेंट्स हो सकते हैं उस हद तक हो ही नहीं सकते, क्योंकि लोगों के अंदर जो है ना वो सेल्फ इंटरेस्ट होते हैं, कुछ इमोशनल सोशल कल्चरल फैक्टर्स होते हैं, उस हद तक डिसीजन मेकिंग रैशनल नहीं हो सकती जितनी वो प्रेजेंट करता है। ठीक है, फिर एब्स्ट्रैक्ट एंड आइडियलाइज्ड है, वो इसकी थ्योरी के ऊपर ये हाईली क्रिटिसिज्म है कि ये हाईली एब्स्ट्रैक्ट एंड आइडियलाइज है, इसकी रियल वर्ल्ड के अंदर, कॉन्क्रीट वर्ल्ड के अंदर किसी किस्म की एप्लीकेशन जो है वो बहुत मुश्किल है। नेग्लेक्ट ऑफ डाइवर्सिटी, ये डाइवर्सिटी के ऊपर नहीं करता, फेयरनेस, ये फेयरनेस क्रिटिक को तो करता है यानी स्टडी, इसकी जो थ्योरी है वो डाइवर्स नहीं है। ठीक है, यानी ऑल इंडिविजुअल्स के ऊपर जो है ना प्रायोरिटाइज सिंपलर प्रिंसिपल्स में ओवरलुक द सिग्निफिकेंस ऑफ डाइवर्स पर्सपेक्टिव। डाइवर्स पर्सपेक्टिव्स चाहिए होते हैं जब कोई भी स्टूडेंट जो इंडिविजुअल है वो करता है। तो ये हमारे पास है, इसके ऊपर क्रिटिसिज्म है कि ये डाइवर्सिटी को निगलेक्ट कर रहा है। ठीक है, इसका लिमिटेड स्कोप, इसका जस्टिस का स्कोप जो ये देता है हमें, उसका स्कोप बहुत लिमिटेड है। ठीक है, ब्रॉडर जस्ट ग्लोबल इश्यूज़ और ग्लोबल रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ के ऊपर इसका स्कोप जस्टिस जो अप्लाई नहीं किया जा सकता। नेक्स्ट इसकी इम्प्लीकेशंस की बात करें तो ये पॉलिटिकल फिलॉसफी के अंदर, एथिक्स, सोशल पॉलिसीज़ के अंदर मेजॉरिटीली इसकी थ्योरी बड़ी फ़ायदेमंद रही है बियॉन्ड, हालांकि इसके ऊपर बहुत ज़्यादा क्रिटिसिज्म है, लेकिन फिर भी हम जब पॉलिटिकल फिलॉसफी को स्टडी करते हैं तो उसके ऊपर ये उन थ्योरीज में से एक है जो सबसे ज़्यादा इन्फ्लुएंस्ड है, हिस्ट्री में रही है। ठीक है, नेक्स्ट हमारे पास 2 क्वेश्चन रह गए हैं। एक क्वेश्चन हमारा है इन व्हाट सेंस फॉकुलेंट में बी ट्रीटेड एज अ पोस्ट मॉडर्निस्ट थिंकर। माइकल फॉकुलेंट 1926 को ये पैदा हुआ था, 1984 को इसकी डेथ हुई थी। हमारे पास ये कंटेम्प्रेरी जो हमारे पास 20th सेंचुरी की फ़िलासफ़ी है ना, उसको हम कंटेम्प्रेरी फ़िलासफ़ी ही मानते हैं। इसमें ये एक्चुअली सोशल थ्योरी के ऊपर इसकी है। आई थॉट ये अमेरिका से था, तो सोशल थ्योरी के ऊपर ना पोस्ट मॉडर्निज्म के साथ इसको हम एसोसिएट करते हैं। इसका जो काम है वो established narrative and norms, questioning the relationship between power, knowledge, social institutions। ठीक है, सोशल स्ट्रक्चर के ऊपर ही घूम फिर के ये काम करता है। हमारे पास जो कंटेम्प्रेरी फिलॉसफी है ना वो ज़्यादातर जो है वो सोशल स्ट्रक्चर या पॉलिटिकल फिलॉसफी के ऊपर ही बेस करती है। ठीक है, पहला तो इसका कॉन्सेप्ट ये है कि ये क्रिटिक ऑफ मॉडर्निटी एंड अलाइनमेंट रिलेशन रैशनली, ये जो है ना मॉडर्निटी के ख़िलाफ़ है और अलाइनमेंट रैशनैलिटी को भी ये क्रिटिक करता है, उनकी जो थेरीज है उसको क्रिटिक करता है। इसकी जो हम देखते हैं पहले जो रिजेक्शन ऑफ यूनिवर्सल ट्रूथ, ये कहता है कि यूनिवर्सल ट्रूथ्स नहीं होते। इज मार्क्ड स्केप्टिसिज्म टुवर्ड्स द एनलाइटमेंट प्रोजेक्ट ऑफ रैशनैलिटी विच सॉट यूनिवर्सल ट्रूथ्स एंड ऑब्जेक्टिव नॉलेज। ही आर्ग्यूज दैट व्हाट इज कंसीडर्ड ट्रूथ इज शेप्ड बाय द हिस्टोरिकल एंड कल्चरल कॉन्टेक्स्ट। वो कहता है यूनिवर्सल ट्रूथ्स नहीं होते, ट्रूथ्स होते हैं वो यहाँ हिस्टोरिकली होते हैं और यहाँ कल्चरल होते हैं। और नेक्स्ट है हमारे पास जीनोलॉजी ऑफ नॉलेज। ये कहता है कि इट वर्क्स लाइक डिसिप्लिन एंड पनिश, यानी कि इसकी जो इस थ्योरी को समझने के लिए हम ये पॉइंट ले सकते हैं, डिसिप्लिन एंड पनिश। एम्प्लॉयज जीनोलॉजिकल एनालिसिस टू ट्रेस द हिस्टोरिकल डेवलपमेंट ऑफ कॉन्सेप्ट सच एज पनिशमेंट, सेक्सुअलिटी एंड पावर। द मैटर रिवील्स हाउ नॉलेज सिस्टम्स इवॉल्व। वो कहता है कि नॉलेज, ये जो इसकी थ्योरी है ना ये बेस करती है कि नॉलेज इवॉल्व कैसे हुआ था। ठीक है, नेक्स्ट हमारे पास इसका कॉन्सेप्ट है पावर एंड नॉलेज। पावर एंड नॉलेज नेक्सस जो है एक है। फकुलेंट आर्ग्यूज दैट पावर इज नॉट मेयरली रिप्रेसिव बट इट इज़ प्रोडक्टिव।
वो कहता है कि आपके पास पावर जो होती है ना, आमतौर पे हम ये समझते हैं कि पावर रिप्रेसिव होती है। वो कहता है पावर रिप्रेसिव नहीं होती, पावर प्रोडक्टिव होती है और ये नॉलेज और सोशल रिलेशन को शेप करती है। ठीक है। डिसिप्लिनरी पावर का एक कॉन्सेप्ट है इसका। फैकल्टेंट्स ये डिसिप्लिनरी मैकेनिज्म के ऊपर इंस्टीट्यूशंस के अंदर जैसे प्रिजन्स हैं, स्कूल्स हैं, हॉस्पिटल्स हैं, वहाँ पे हम देखते हैं कि पावर जो है वो डिसिप्लिनरी होती है। ठीक है। फोकस ऑन द डिसेंट्रलाइजेशन नेचर ऑफ पावर कंस्ट्रक्ट शार्पली विद मॉडर्निस्ट व्यू। वो क्या मॉडर्निस्ट व्यू के ऊपर बेस करती है इसकी पावर की थेरी के पावर जो है डिसेंट्रलाइजेशन होनी चाहिए। जैसे इंस्टीट्यूशंस के अंदर होती है ऐसे ही सोसाइटीज़ के अंदर होनी चाहिए। फिर इसका रोल ऑफ डिस्कोर्स है। डिस्कोर्स एज अ कंस्ट्रक्टिव फोर्स। फैकल्टेंट डिफाइंस डिस्कोर्स एज अ सिस्टम ऑफ नॉलेज एंड शेप्स हाउ वी अंडरस्टैंड द एंड इंटरप्रेट द वर्ल्ड। इस चीज़ को एक्सप्लेन करने के लिए ना कि हम दुनिया को कैसे स्टडी करते हैं, कैसे इंटरप्रेट करते हैं, वो डिस्कोर्स को एक सिस्टम ऑफ नॉलेज के तौर पे इंट्रोड्यूस करवाता है। ठीक है। एक्सक्लूजन है मार्जिनलाइजेशन। फैकल्टेंट्स एग्जामिनेशन ऑफ डिस्कोर्स प्रैक्टिसेस रिवील हाउ सर्टेन वॉइसेस और रिप्रेजेंटेटिव्स आर मार्जिनलाइज्ड। नेक्स्ट इसका हमारे पास है सब्जेक्टिविटी एंड आइडेंटिटी। फ्लूडिटी ऑफ सब्जेक्टिविटी। वो ये कहता है कि सब्जेक्टिविटी जो है वो फिक्स्ड नहीं होती। ठीक है। आइडेंटिटीज़ फिक्स्ड नहीं होती, बल्कि ये सोशल प्रोसेस और पावर रिलेशंस के ऊपर कंस्ट्रक्ट करती हैं। जैसे जैसे सोशल प्रोसेसेस चेंज होती हैं वैसे वैसे आइडेंटिटीज़ चेंज होती हैं। ठीक है। ये मॉडर्न इंस्टीट्यूशंस के ऊपर क्रिटिक करता है। ये कहता है कि जो अलाइनमेंट प्रोजेक्ट, क्रिटिक ऑन द अलाइनमेंट प्रोजेक्ट, फैकल्टेंट्स क्रिटिकल एनालिसिस ऑफ इंस्टीट्यूशंस सच एज साइकेट्री, क्रिमिनोलॉजी एंड सेक्सुअलिटी रिवील हाउ मॉडर्निटीज प्रोजेक्ट्स ऑफन लीड टू न्यू फॉर्म्स ऑफ डोमिनेशन एंड कंट्रोल। वो कहता है कि जो हमने नए मॉडर्न इंस्टीट्यूशंस इंट्रोड्यूस करवाए हैं ये एक्चुअली न्यू फॉर्म ऑफ डोमिनेशन एंड कंट्रोल है। तो वो भी इसीलिए इनकी लेजिटिमेसी को क्वेश्चन करता है। ठीक है। अब इसकी हिस्टोरिकल कॉन्टीजेंसी को देखते हैं। ही फोकसेस ऑन हिस्टोरिकल कॉन्टीजेंसी एंड द स्पेसिफिसिटी ऑफ सोशल प्रैक्टिसेस, कॉन्ट्रैक्ट्स विद मॉडर्निस्ट टेक्निक्स टू जनरलाइज ह्यूमन एक्सपीरियंस। वो ये कहता है सोशल प्रैक्टिसेस को वो ज़रूरी है कि सोशल प्रैक्टिसेस को इस तरह से कॉन्ट्रैक्ट्स मॉडर्निस्ट टेंडेंसी के साथ कॉन्ट्रैक्ट्स किया जाए, इस तरह से उसको डिज़ाइन किया जाए कि ह्यूमन एक्सपीरियंस को ये जनरलाइज कर दे। ठीक है। तो ये माइकल फैकल्टेंट की थेरी है। ये जो है ना, अगर आप कंटेम्प्रेरी फिलासफी को स्टडी कर रहे हैं तो उसमें ये सब बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस में से एक है। ठीक है। हमारे पास लास्ट इसका क्वेश्चन है, राइट अ शॉर्ट नोट ऑन टू ऑफ द फॉलोइंग। ठीक, दो चीज़ों के ऊपर नोट लिखे। पहला हमारे पास अल फराबी है। ही वॉज अ मुस्लिम साइंटिस्ट। 1872 से 95 तक CE तक ये पैदा हुआ था। इसकी लाइफ हिस्ट्री है। इस्लाम के अंदर चंद बेसिक और चंद सबसे ज़्यादा इन्फ्लुएंशियल फ़िलासफ़र्स में से ये एक है। ठीक है। इसको ना फ़िलासफ़ी की ज़बान में सेकंड टीचर कहते हैं। फर्स्ट मेंटोर एरिस्टोटल को कहते हैं, इसको सेकंड कहते हैं क्योंकि ये जो है ना बहुत ज़्यादा इन्फ्लुएंस्ड था एरिस्टोटल के काम से, और ये उन साइंटिस्ट में से, उन फ़िलासफ़र्स में से एक है। बल्कि ये एक वाहिद इस्लामिक फ़िलासफ़र है जिसने ग्रीक फ़िलासफ़ी वेस्टर्न फ़िलासफ़ी और इस्लामिक फ़िलासफ़ी के अंदर एक ब्रिज बनाने की कोशिश की थी। ठीक है। इसकी कंट्रीब्यूशंस की हम बात करें तो पॉलिटिकल फ़िलासफ़ी के ऊपर इसका बहुत काम है। इसकी एक किताब है अल मदीना अल फदीला, द अरबिक में है ना, इसका इंग्लिश में ट्रांसलेशन है द वर्चुअस सिटी। ठीक है। ही प्रपोज दैट अ सोसाइटी इज़ गवर्नड बाय फिलोसोफर किंग का एक कॉन्सेप्ट पेश करता है, बिल्कुल उसी तरह जैसे हमारे पास एरिस्टोटल का किंग का फिलोसोफर किंग का कॉन्सेप्ट था। तो ये कहता है कि उसमें कुछ मॉरल इंटेलेक्चुअल वर्चूज़ होनी चाहिए। जो भी इंसान जो है उस सोसाइटी को गवर्न कर रहा हो, जो हुक्मरान हो, तो उस हुक्मरान को ये अपनी ज़बान में कहता है फ़िलासफ़र किंग। ठीक है। उसकी कुछ करैक्टरिस्टिक्स इस अपनी बुक में लिखी हुई है। फिर एपिस्टेमोलॉजी एंड लॉजिक है इसकी कंट्रीब्यूशन। ही कंट्रीब्यूटेड सिग्निफिकेंटली टू द फील्ड ऑफ लॉजिक और जो एपिस्टेमोलॉजी है इसमें ये एरिस्टोटल के आइडियाज़ को एक्सप्लेन मज़ीद करता है। ठीक है। इसी वजह से ना वेस्टर्न फ़िलासफ़र्स जितने को इम्प्रेस, मुस्लिम फ़िलासफ़र्स के अंदर जितने को इम्प्रेस ये फ़राबी से हैं, शायद ही किसी और मुस्लिम फ़िलासफ़र से हो। ठीक है। इंटीग्रेशन ऑफ फ़िलासफ़ी एंड रिलीजन। फ़राबी जो है वो एक हारमोनी क्रिएट करने की कोशिश करता है फ़िलासफ़ी और इस्लामिक टीचिंग्स में, यानी कि एक ब्रिज बनाने की कोशिश करता है। क्योंकि कुछ जो इस्लामिक स्कॉलर्स थे ना हमारे पास, जैसे अल गज़ाली या कुछ और, वो फ़िलासफ़ी के कुछ कॉन्सेप्ट्स को बहुत क्रिटिसाइज़ करते हैं। ठीक है। तो फिर आप भी उनमें से एक है जिन्होंने इन दोनों के दरमियान एक ब्रिज बनाने की कोशिश की थी।
लास्ट पे हमारे पास हैं अल गज़ाली, इमाम अल गज़ाली। ये इस्लामिक फ़िलासफ़र थे, थियोलॉजिकल थे, मिस्टिक थे, ठीक है। इनकी जो इस्लामिक थॉट्स हैं वो इस्लामिक हिस्ट्री के अंदर बहुत इंपॉर्टेंट है, स्पेशली इन द फील्ड ऑफ सूफीज़म, ठीक है। इनकी हम पॉलिटिकल फ़िलासफ़ी कंट्रीब्यूशंस की बात करें तो सबसे पहले तो ये फ़िलासफ़ी के बहुत बड़े क्रिटिक हैं। इनकी एक किताब है तवाफ़ुत अल फ़ैसला, इनकोहेरेंस ऑफ द फ़िलासफ़र्स। इसमें ना ये फ़िलासफ़र को बहुत ज़्यादा क्रिटिक करते हैं। इनके फ़िलासफ़र्स के साथ सबसे बड़ा क्रिटिसिज्म ये है कि फ़िलासफ़र्स किसी हद तक, जो कुछ फ़िलासफ़र्स हैं वो एटर्निटी ऑफ वर्ल्ड को नहीं मानते, और किसी हद तक कुछ फ़िलासफ़र जो है ना वो डिवाइन जो फोर्स है अल्लाह ताला उसको डिनाई करते हैं, ठीक है। इनका काम सूफीज़ एंड मिस्टिसिज्म के हवाले से बहुत इंपॉर्टेंट है। इनकी एक किताब है इलाया उलमा दीन, द रिवाइवल ऑफ द रिलीजियस साइंसेस, ठीक है। इसमें ये इंपॉर्टेंस देते हैं, इंपॉर्टेंटली बयान करते हैं इनर स्पिरिचुअल डेवलपमेंट्स को, एथिकल कंडक्ट्स को, पर्सनल एक्सपीरियंस ऑफ गॉड्स ईटीसी। इस तरह के जो सूफीज़म के हवाले से हमारे पास जितने भी क्वेश्चंस हैं उसको ये एड्रेस करते हैं। नेक्स्ट है इनकी जो हमारे पास है एपिस्टिमोलॉजी के हवाले से अगर हम इनको देखें, गज़ाली की कंट्रीब्यूशंस को, ही एम्फसाइज द रोल टू डायरेक्ट एक्सपीरियंस, ठीक है, अलॉन्गसाइड रैशनल थॉट्स। वो कहते हैं कि डायरेक्ट एक्सपीरियंस और रैशनल थॉट्स दो वाहद सोर्सेज हैं जिनसे आप नॉलेज को अटेन कर सकते हो, ठीक है। इनकी हम लेगेसी की बात करें तो इस्लामिक फ़िलासफ़ी, थियोलॉजी और मिस्टिसिज्म, अल गज़ाली के बाद जितने 20 फ़िलासफ़र्स आए हैं, स्पेशली मुस्लिम फ़िलासफ़र्स, उनमें से कोई एक भी ऐसा नहीं है जिसने किसी न किसी हवाले से गज़ाली से इंस्पिरेशन ना ली हो, ठीक है। अल गज़ाली से लेके अल्लामा इकबाल के आने तक, तो तब आप किसी भी इस्लामिक फ़िलासफ़र की टीचिंग्स को, उसकी स्टडीज़ को उठा कर देख लें, उसमें अल गज़ाली की किसी न किसी तरह इंस्पिरेशन जो है वो मौजूद है। ये हमारे पेपर का लास्ट क्वेश्चन था। नेक्स्ट जो है ना वो हम दूसरे लेक्चर में अगले पेपर को स्टडी करते हैं।